तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से अहिल्यादीप क्लासेस में। और आज मैं लेके आया हूँ वही जो मेंस की सीरीज हमारी चल रही थी उसका नेक्स्ट क्लास। हमने अभी तक 5 लेटर पूरे कर लिए हैं। शासकीय पत्र हो गया है हमारा, ठीक है। फिर अर्धशासकीय हुआ, फिर आदेश हुआ, फिर ज्ञाप हुआ, और फिर हमारा परिपत्र हुआ, ठीक है। तो अगला जो है वो है विज्ञप्ति अधिसूचना। तो आज हम देखने वाले हैं कि विज्ञप्ति अधिसूचना होती क्या है, कैसे इसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखने का तरीका वही है, पहले हम परिभाषा देखेंगे, फिर विशेषताएं देखेंगे, किन परिस्थितियों में ये लिखा जाता है वो देखेंगे, फिर एक ड्राफ्ट बना के देखेंगे, फिर एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा विज्ञप्ति लिखने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं कि विज्ञप्ति अधिसूचना होता क्या है, ठीक है। तो चलिए, तो जो शासन के पहले परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। शासन के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब किसी शासकीय सूचना अथवा निर्णय को लोक महत्व का मानते हुए उसका प्रकाशन राजकीय गजट में सर्वसाधारण को सूचनार्थ करना आवश्यक समझा जाए, ठीक है। तो इसके लिए विज्ञप्ति या अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। तो होता क्या है कि जब शासन में, जब दिन प्रतिदिन में बहुत सारे ऐसे काम आते हैं जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जो उस शासकीय की सूचना होती है या उस शासकीय कोई निर्णय वगैरह होता है, और उसे लोक महत्व का मानते हुए उसका समझा जाता है कि इसका लोक महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसका प्रकाशन जो है राष्ट्रीय गजट में करना सर्वसाधारण को सूचित करने के लिए बहुत आवश्यक समझा जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जो सर्वसाधारण को, जो पब्लिक वगैरह है, आम जनता है, उसको सूचनार्थ करने के लिए राजकीय गजट में इसका प्रकाशन किया जाता है, विज्ञप्ति और अधिसूचना का, ठीक है। तो ये इसका इतना आपको बेस समझना है कि अच्छी चीज, ये प्रॉपर तरीका ये है कि विज्ञप्ति अधिसूचना होता क्या है और उसका प्रकाशन क्यों होता है भाई। क्योंकि वो शासन का जो दिन प्रतिदिन या मतलब जो महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं, निर्णय वगैरह होता है, जो लोक महत्व का इम्पोर्टेंट है, जो आम जनता या आम नागरिकों के पता होना चाहिए उसके बारे में। तो इसीलिए आम जनता को जो उस बारे में पता लगे, वो अवगत हो उस चीज़ के, उस चीज़ को लेके, उस निर्णय को लेके, तब उसका प्रकाशन जो है, जो राजकीय गजट होता है उसमें किया जाता है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है, तो इसकी वैधता हेतु इसे राजकीय गजट में प्रकाशित करना आवश्यक होता है, ठीक है। जब ये राजकीय गजट में, सरकारी गजट में पेश होता है, तब इसकी जो वैलिडेशन होती है, इसका जो वैधता होती है वो बढ़ जाती है। मतलब उसका कंफर्म करने के लिए, इसकी वैधता बताने के लिए राजकीय गजट में इसका प्रकाशित करना आवश्यक होता है, ठीक है। यह लोक महत्व के विषय पर ही निर्गत किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ये टॉपिक होगा, जो निर्णय वगैरह होगा, जो अगर लोक महत्व का है तभी ये निर्गत होगा। अगर लोक महत्व का नहीं है, लोक महत्व के विषय पर नहीं है, तभी राशि गजट में प्रकाशित नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा, पैराग्राफ भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। संबोधन शब्द इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्राप्तकर्ता का उल्लेख इसमें नहीं होगा, और संलग्नक का भी उल्लेख इसमें नहीं किया जाएगा, संलग्नक इसमें नहीं लगेंगे, ठीक है। तो भाई क्या इसकी वैधता के लिए राजकीय गजट में इसमें प्रकाशित करना अनिवार्य है, ठीक है। लोक महत्व का होगा तभी ये इसमें निर्गत किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा, पैराग्राफ भी इसमें हो सकते हैं, संबोधन इसमें शब्द होगा नहीं, प्राप्तकर्ता का उल्लेख भी होगा नहीं, और संलग्नक भी इसमें नहीं होंगे। अब है कि किन परिस्थितियों में लिखा जाएगा या प्रकाशित होगा। तो जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, ठीक है, तो उनकी या तो नियुक्ति हो गई, या पदोन्नति हो गई, ट्रांसफर हो गया, ठीक है, उनका निलंबन हो गया, सेवा समाप्ति हो गई। तो इन सभी का आदेशों को जारी करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अधिकारों के प्रति निर्धारण हेतु विधिक अधिनियमों के अंतर्गत जारी आदेशों तथा नियमों को अधिसूचित करने के लिए, ताकि वैधता बनाई रखी जाए उसकी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि विज्ञप्तियों की जो आलेखन कला अत्यंत विशिष्ट होती है, ठीक है। इसलिए इसकी जो भाषा संरचना होती है एवं जो शैली होती है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आलेख जारी करते समय इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि समय समय पर न्यायालय द्वारा इसके प्रत्येक शब्द की व्याख्या न्यायिक बुद्धि द्वारा की जाती है, ठीक है। तो त्रुटि होने की स्थिति में शासन की स्थिति असमंजसपूर्ण हो जाती है। कहने का मतलब है, जो विज्ञप्ति लिखी जाती है बिल्कुल सावधानी पूर्व से,
जो इसकी भाषा संरचना होती है, शैली वगैरह होती है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश इसमें रहे ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इन जो विज्ञप्ति अधिसूचना का उपयोग जो है कोर्ट के द्वारा भी किया जाता है, तो वहाँ पे इसके एक एक शब्द का जो उल्लेख होता है, एक एक शब्द का जो अर्थ होता है वहाँ पे किया जाता है। तो अगर उस स्थिति में अगर कुछ गलती वहाँ पे निकलेगी तो वहाँ पे क्या होगा, जो शासन की स्थिति होगी कोर्ट के समक्ष, तो थोड़ा सा वहाँ पे कमजोरियाँ दयनीय हो जाती है। तो उससे बचने के लिए इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए भाषा में, व्याकरण में, और शब्दों को जो भी इसकी भाषा संरचना है, शैली है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसका एक ड्राफ्ट क्या। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रारूप इसका एक। तो जैसे हमने इससे पहले आदेश और ज्ञाप का देखा, उसी तरीके से इसमें क्या है कि सबसे ऊपर हम देखेंगे कार्यालय का नाम आएगा। ठीक है, फिर विभाग अनुभाग संख्या आएगी, विवरण चिन्ह, और लिखने के बाद पूर्ण विराम। जो विज्ञप्ति अधिसूचना संख्या आप डालोगे, विवरण चिन्ह डालोगे और पूर्ण विराम। फिर दिनांक, विवरण चिन्ह, पहले स्थान, कॉमा, और फिर तारीख का उल्लेख करने के बाद पूर्ण विराम। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आप डालोगे अधिसूचना या विज्ञप्ति। ठीक है, इतना लिख देने के बाद मोटे मोटे शब्दों में, बोल्ड अक्षरों में, आपका जो मेन अधिसूचना है, जो कंटेंट है, जो निर्णय है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, उसका उल्लेख करने के बाद अंत में पूर्ण विराम। वही चीज़ सेम, पहले में आप नंबरिंग करोगे नहीं, सेकंड वाले आप सेकंड नंबर डाल के टैब छोड़ने के बाद सीधा उसी के नीचे से अगली लाइन शुरू कर दोगे। अगर आपका टॉपिक जो है, अगर आपका जो निर्णय है, जो है, जो कंटेंट है, वो पैरा में जा रहा है, और एंड में पूर्ण विराम। ठीक है, इसे लिखने के बाद इस साइड प्रेषक का नाम, कि भाई जो ये अधिसूचना या विज्ञप्ति जारी कौन कर रहा है, तो नाम और सिर्फ पदनाम, और पदनाम के बाद आप लगा दोगे पूर्ण विराम। ठीक है, ठीक अपोजिट वही पृष्ठांकन संख्या, इतना टैब छोड़ने के बाद विवरण चिन्ह, वही नंबर 1, ऊपर का जो संख्या आपने डाल रखा है, अधिसूचना संख्या, जो निविदा संख्या डाल रखा है, सॉरी विज्ञप्ति संख्या डाल रखा है, एंड में तद दिनांक लिख के और पूर्ण विराम। हर स्थिति में से अंडरलाइन आपको करना है। ठीक है, फिर वही प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, और पूर्ण विराम। ठीक है, अब प्रतिलिपि जिनको भेजने हैं वही नंबरिंग करके टैब छोड़ने के बाद एक नंबर 1 पूर्ण विराम, जितने लोगों को प्रतिलिपि भेजने के बाद, और एंड में वही जो आपकी ऑफिस बुकलेट है उसका उल्लेख करने के बाद और पूर्ण विराम। ठीक है, गार्ड फाइल या जो भी आप यहाँ पर उल्लेख करोगे। ठीक है, पूर्ण विराम। ठीक प्रेषक के नाम कीजिए, ठीक सीधा आज्ञा से जो प्रतिलिपि जारी कर रहा है उसका नाम और उसका पदनाम और पूर्ण विराम, और इतने भी आपका जो ये होगा अधिसूचना या ये विज्ञप्ति वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो सवाल है यहाँ पे कि सचिव उत्तराखंड शासन की ओर से एक अधिसूचना आपको जारी करनी है। ठीक है, कि उत्तराखंड लोक सेवा अध्यादेश 2023 की तिथि लागू की गई है। ठीक है, तो इस विषय पे आपको एक अधिसूचना जारी करनी है, किसकी ओर से, सचिव की ओर से, उत्तराखंड शासन की ओर से। तो वही उत्तराखंड शासन, तो उत्तराखंड शासन किसके अंडर आएगा, कार्मिक विभाग के अंदर आएगा। तो विभाग आपका कार्मिक हो गया और अनुभाग आप डाल दोगे, अनुभाग आपका संख्या 3 आ जाएगा। ठीक है, अब संख्या आप डालोगे, अधिसूचना संख्या, विवरण चिन्ह, कुछ भी XYZ कार्मिक विभाग /2024 और पूर्ण विराम। ठीक है, दिनांक, विवरण चिन्ह, स्थान ऑफिस का कहाँ है, देहरादून में है, कॉमा, तारीख डालने के बाद और पूर्ण विराम। ये आपका ऊपर का हो गया। एक स्पेस छोड़ने के बाद अधिसूचना लिखने के बाद इसे छोड़ दो, मोटे मोटे बोल्ड अक्षर में अधिसूचना। ठीक है, और सीधा आप लिखना शुरू करोगे कि आपका जो मैटर है वो क्या है। सेम वही चीज़ें, टैब छोड़ के आप अब लिखना शुरू करोगे कि उत्तराखंड सेवा अध्यादेश जो उत्तराखंड के लोक सेवकों की सेवा से संबंधित है, की धारा 1 की उपधारा 3 के तहत, सॉरी उपधारा 3 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय
1 जनवरी 2025 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जब उत्तराखंड के सभी लोक सेवकों के संबंध में उक्त अध्यादेश प्रवृत्त होगा। ठीक है, तो ये लोक सेवा अध्यादेश है 2023 को, इसके जारी करने की तिथि आपने बता दी है कि भाई राज्यपाल की आज्ञा से उनकी ऐसे दिनांक नियत करते हैं कि भाई ये 1 जनवरी 2025 से जो ये अध्यादेश है वो लागू होगा। तो आपने अधिसूचना जारी कर दी। ठीक है, फिर आप पदनाम डालोगे, नाम डालोगे, और बस और पदनाम सचिव और पूर्ण विराम। ठीक है, वही चीज़ पृष्ठांकन संख्या, विवरण चिन्ह, नंबर 1, ऊपर का संख्या डालने के बाद तद दिनांक और पूर्ण विराम। हर स्थिति में आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, और विवरण चिन्ह। अब आपको ये सूचना जो है, ये अधिसूचना जो है किन किन को बतानी है, किन किन तक पहुँचानी है, ये प्रतिलिपि आपको किन किन को भेजनी है, उनका आपको यहाँ पे जिक्र करना है। तो मैंने कहा था आपको कि पदक्रम आपको याद होना चाहिए। तो सबसे ऊपर आप हुई राज्यपाल जी को भेजोगे, उनके जो निजी सचिव हैं। ठीक है, राज्यपाल जी का कितना नंबर आएगा, मुख्यमंत्री जी का, तो माननीय मुख्यमंत्री, निजी सचिव, सबके आगे पूर्ण विराम। अब मुख्य सचिव के बाद जो सचिव हैं हमारे, समस्त सचिव लिख दोगे, या मुख्य सचिव या संयुक्त सचिव, पूर्ण विराम। फिर जो समस्त मंत्री हैं उनके निजी सचिव, उनको भेज दोगे। इनके बाद जो समस्त विभागाध्यक्ष हैं और उनके जो कार्यालय अध्यक्ष हैं उनको भेज दोगे, पूर्ण विराम। समस्त अनुभाग जो हैं सचिवालय के, उन्हें भेज दोगे, पूर्ण विराम। और समस्त जिला न्यायाधीश जो हैं उत्तराखंड के, उन्हें भेज दोगे, पूर्ण विराम। ठीक है, और जहां ये अधिसूचना प्रिंट होगी ये सरकारी उसमें, तो हमारा जो राजकीय मुद्रणालय कहाँ है, प्रिंटिंग प्रेस रुड़की में है, हरिद्वार में, तो वह एक प्रतिलिपि वहाँ आप भेज दोगे। चाहो तो उल्लेख आप यहाँ पे गार्ड फाइल का भी कर सकते हो, ऑफिस वाली, पूर्ण विराम। और आज्ञा से जो प्रतिलिपि भेज रहे हैं उनके यहाँ पे जिक्र हो जाएगा, आज्ञा से अबस XYZ कुछ भी, और ये हो जाएगा अनुसूचित पदनाम और पूर्ण विराम, और आपकी जो अधिसूचना होगी वो जारी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है या कुछ डाउट बच जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जो समाधान होगा अगली वीडियो में करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं। आप जो अगला हमारा दो लेटर बचे हैं उन पे, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।